जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में आपका हिंदी का पेडागोजी की क्लास है। जैसा कि आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे और अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये हिंदी की पेडागोजी की क्लास शुरू करी है। ठीक है, इसमें लगभग मैं प्रीवियस 5 PYQ जो 5 ईयर के PYQs हैं उनको सॉल्व करूँगा। लगभग कुल मिलाकर के 75 प्लस क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर्स करने हैं। ठीक है ना, और जो मैं व्याख्यान दे रहा हूं उसको बहुत ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुनना और समझना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा का अनौपचारिक गुणधर्म में अनौपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप से अनुशंसा करती है। ठीक है ना, तो ये चार आपको दे रखे हैं भाषा अधिगम दे रखे हैं। इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है ड्रिल और भाषा अनौपचारिक गुणधर्म की निपुणता की आवश्यक अनुशंसा करती है। सबसे पहले तो हमें ड्रिलिंग के बारे में समझना चाहिए। ड्रिल का मतलब होता है किसी चीज को सुन करके ठूस लेना, एक तरीके से ऐसे समझो। ठीक है ना, तो आपके सामने चार दे रखे हैं। पहला दे रखा है श्रव्य भाषावाद, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे श्रव्य भाषावाद है। ठीक है, अगर मैं बात करूं संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मतलब होता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, इस तरीके की चीजें अगर वार्तालाप आती हैं तो वहां पे क्या होता है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण होता है। ठीक है ना, व्याकरण अनुवाद सी विधि तो आप लोगों को पता है, जिसमें कर्ता कर्म का ध्यान रख करके अनुवाद होता है, लिखा जाता है, वहां पे व्याकरण अनुवाद विधि आती है। ठीक है ना, और कुल भौतिक प्रक्रिया जैसा कुछ है नहीं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है कि कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम, एक कोई बच्चा है जिसका नाम क्या है, एलम है। ठीक है ना, अब वो क्या कर रहा है कि उसके पास कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। ठीक है ना, तो एलम कितनी भाषाएं जानता है, 4 भाषाओं का ज्ञाता है। ठीक है, घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वह प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी केवल बोल पाता है, 3 भाषाएं ही बोल पाता है, घर पे वो चारों भाषाएं बोल लेता है। ठीक है ना, ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को केवल यही भाषाएं आती हैं, ये 3 भाषाएं आती है, इसीलिए उसको मजबूरी में 3 भाषाओं में बात करना पड़ता है। ठीक है ना, इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा, तो आप बताइए इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा। ठीक है ना, पहला आपको दे रखा है परिभाषिक मतलब कि ट्रांसलिंगुअल योग्यता जाना जाएगा। दूसरा कह रहा है कोड मिक्सिंग जाना जाएगा, कोड मूविंग जाना जाएगा, इंटर लैंग्वेज जाना जाएगा। ठीक है, अंतर भाषा जाना जाएगा। यहां मैं आपको 4 के चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहला आपका है, देखिए कोड मिक्सिंग क्या है। कोड मिक्सिंग का मतलब होता है कि जैसे मैं बोलते बोलते अगर आप लोगों को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलते लग जाऊं। ठीक है ना, जैसे मैं आप हमसे मिले और बताओ क्या हालचाल है, हाउ इज गोइंग योर स्टडी, बीच में अच्छा ठीक है और कहाँ रह रहे हो, वहाँ का वेदर कैसा है, तो मैंने देखो हिंदी भी बोला इंग्लिश भी बोला, तो इसको बोला जाता है कोड मिक्सिंग। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी कोड मिक्सिंग की बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं, कोड मूविंग। कोड मूविंग का मतलब यह है कि पूरी तरह से एक भाषा में बात करते करते आप दूसरी भाषा बोलने लग जाओ। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि और आप कैसे हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद पूछे व्हाट इज योर नेम, पूरी तरह से हिंदी से मैं इंग्लिश पे आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से बोला जाता है कोड को मूव कर जाना, एक भाषा से दूसरे भाषा में चला जाना। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये काम भी नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है इंटर लैंग्वेज, इसका मतलब अंतरभाषा। ठीक है ना, अंतरभाषा का इस्तेमाल भी यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है परभाषिक ट्रांसलिंगुअल योग्यता है। मतलब बच्चे के पास तो कई सारी भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी भी है, कन्नड़ भी है, मराठी भी है, इंग्लिश भी है, सब वो जान रहा है, लेकिन वो जरूरत के हिसाब से उसका फ्लो दिखा रहा है। जहां माता पिता को सब आता है तो वो सब में भाषा बात कर लेता है, अगर टीचर को और या दोस्तों को केवल 3 भाषाएं आती है तो वो उसमें बात कर लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें भाषा क्या होता है, ठीक है ना,
तो भाषा की अगर हम समझ की बात करें, भाषा जो है संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है, ठीक है, जिसका कि मतलब होता है हमारे अंदर जो विचार होते हैं, जो व्यक्तित्व होता है, अभिव्यक्ति होता है, उसका संप्रेषण करना, मतलब ट्रांसफर कर पाना, उसी को बोला जाता है भाषा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें कह रहा है कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला कह रहे हैं कि सहजता यानी कि प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता, ये गलत बात है। कहने का मतलब ये समझिए, आप जैसे मान लो अगर मुझे हिंदी आती है, ठीक है ना, और मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो तभी तो ट्रांसलेटर यूज किया जाता है कि हिंदी के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाई जा सकती है, वो उसमें सहायक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं, तो आप जब बाइक चलाएंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें सहायता मिलेंगी, जो क्योंकि आप साइकिल चलाना जानते हैं। तो जब भी आप कभी प्राथमिक द्वितीयक भाषा सीखते हैं, तो प्राथमिक भाषा से उसमें काफी सारा सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। और एक वर्ड आता है भाषा अर्जन, एक आता है अर्जन और एक आता है सीखना। सीखना और अर्जन क्या होता है, भाषा का अर्जन जो होता है वो इन्वायरमेंट में रह करके सीखा जाता है। जैसे कि हमारे गांव में मान लो जो आम बोलचाल की भाषा है वो हम लोग सीखते हैं, क्या उसको सीखते हैं? नहीं, वहां पे रहते रहते धीरे धीरे अपने आप अर्जित हो जाती है वो भाषा, ठीक है ना। और जैसे इंग्लिश आप लोग देखते होंगे कि इंग्लिश का सीखने का कोर्स करते हैं, तो वो सीखने वाली भाषा होगी, ठीक है ना। तो एक बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि भाषा अर्जन और भाषा सीखना में क्या अंतर है। तो अर्जन वाली चीजें ऑटोमेटिक होती है, सीखने वाली चीजें में हमें एफर्ट डाल के सीखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां हमसे कह रहे हैं भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, वो हमें देखना है। पहला कथन तो सही नहीं है। दूसरा कथन कह रहे हैं कि प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं, ये भी गलत बात है, ठीक है ना। बिल्कुल सपोर्टिव लैंग्वेज होती है एक दूसरे के। तीसरी ऑप्शन में कहने कि प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, बिल्कुल सपोर्ट करता है। अगर आपको एक भाषा पूरी अच्छे तरीके से आ रही तभी आप दूसरी भाषा में उसकी सहायता लेकर के सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ भी आपको समझा ही देता हूं, कह रहा है प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग होती है, नहीं, पूरी तरह से अलग अलग नहीं होती है। तो ये भी कट गया, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अच्छा आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। यहां आपसे देखिए कह रहे हैं कि कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? तो देखिए मैं आप लोगों को बात बताऊं, दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका जो कि रियलिया जिसको बोलते हैं, जब आप किसी चीज को सिखाने के लिए बच्चों को एग्जैक्टली वही चीज लेकर के आ जाते हैं तो उससे रियलिया बोला जाता है, मतलब वास्तविक वस्तु बोलते हैं। और एक होता है कि कुछ भी पढ़ाने के लिए उससे रिलेटेड कोई चीज लेकर के उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसको टीएलएम बोला जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे अगर मैं आप लोगों को सिलेंडर पढ़ाता हूं तो मैं सिलेंडर लेकर के थोड़ी ना आता हूं, मैं आपको क्या करता हूं, पेन से ही बताता हूं कि इस तरीके से कुछ शेप होता है, ये सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है, ये बताता हूं। तो ये हमारा क्या हो गया, एज ए टीएलएम हो गया, ठीक है ना, पाठ्यक सपोर्टिव सामग्री हो गई है, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहीं क्लासरूम में आपके सामने सिलेंडर ही लेकर के आ जाऊं, दिखाऊं कि ये सिलेंडर है, इसमें ये एरिया ये है, तो वो वास्तविक वस्तु हो जाता है, ठीक है, उसको रियलिया बोला जाता है, ठीक है ना। जो रियलिटी में आ जाए उसे रियलिया या वास्तविक वस्तु बोलते हैं। तो यहाँ पे अध्यापिका ने किचन में क्या क्या इस्तेमाल होता है उसके लिए उन्होंने सीधा सीधा चम्मच उठा के लाई घर से, प्लेट लेके चली आई, डिब्बे लेके चली आई, परात लेके चली आई है। तो उन्होंने क्या किया है, रियलिया मतलब वास्तविक वस्तुओं का इस्तेमाल किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रियलिया हो जाएगा। मैंने ये शिक्षण सामग्री जो कि टीएलएम है वो बता दिया, ये सापेक्ष में इस्तेमाल किया जाता है, ये वास्तविक में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन कह रहे हैं खाना पकाने के बर्तन नहीं, वास्तविक जीवन के कार्य, ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। यहां तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर के आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए घोषणात्मक ज्ञान का मतलब होता है जो व्याकरणिक तत्व होते हैं जैसे कर्ता कर्म, उनको सिस्टमेटिक ढंग से या उनके बारे में ज्ञान अर्जित करना ही घोषणात्मक ज्ञान कहा जाता है। क्या होता है कि व्याकरण के जो भी तत्व होते हैं उनके बारे में तथ्यात्मक रूप से ज्ञान अर्जन करना ही क्या होता है, आपका घोषणात्मक ज्ञान होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहे किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना ये नहीं होता घोषणात्मक ज्ञान, तो हुआ ही नहीं। पहली बात उच्चारण करना कोई ज्ञान नहीं हुआ, तो ये तो वैसे भी कट गया। अगला क्या कह रहे हैं कि व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना नहीं, त्रुटि का तो इसको तो वो बोलते हैं निदानात्मक प्रशिक्षण बोलते हैं, तो ये भी कट गया आपका। तीसरा डी में कह रहे हैं किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना, तो ये तो व्याकरणविद हो गया, यहाँ पे व्याकरण सीखना हो गया, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है यहां एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहां विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन को दोहरा के मैं पढ़ता हूं फिर से। कह रहा है यहां एक ऐसी स्थिति दी जा रही है, एक स्थिति जनरेट की जा रही है आपके सामने जहां विद्यार्थियों को विषय के प्रति, कोई भी विषय है उसके प्रति समझ बनाने के लिए, किसी विषय को समझने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण को परिचित कराया जा रहा है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में परिचित कराया जा रहा है विषय के विपरीत वाले को, ठीक है ना। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया गया है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे समालोचनात्मक तो होगा, और तो इसका मतलब प्रक्रिया आधारित शिक्षण तो है नहीं, प्रक्रिया का मतलब होता है करके सिखाना, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ करके सिखाया नहीं जा रहा है, दूसरा परिप्रेक्ष्य लिया जा रहा है। अच्छा, तीसरा करें साक्षात्कार विकास, ये भी इसका आंसर नहीं है क्योंकि साक्षात्कार यहाँ नहीं करा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे समालोचनात्मक हो रहा है लेकिन दो जगह समालोचनात्मक है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जब समालोचनात्मक विश्लेषण की बात करेगा, समालोचनात्मक विश्लेषण से मतलब होता है किसी भी तथ्य के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करना। यहाँ कोई गहन जानकारी नहीं कर रहा है, वो विषय के बारे में एक समझ, साधारण सी समझ विकसित करने के लिए क्या कर रहा है, दूसरे तरह से परिचय करवा रहा है उस विषय के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल सा हो रहा है समालोचनात्मक साक्षर कराना, साक्षरता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, समालोचनात्मक साक्षरता हो जाएगा। मुझे बताओ समालोचनात्मक विश्लेषण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विश्लेषण ना डीप में जाकर के एक एक वर्ड को पढ़ाने जैसा हो जाता है, वो विश्लेषण होता है, ठीक है। समालोचनात्मक तो सही था लेकिन यहाँ विश्लेषण नहीं कराया जा रहा, केवल साक्षात्कार कराया जा रहा है, परिचित करवाया जा रहा है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि साक्षात्कार करवा दीजिए इनसे, इनसे परिचय करवा दीजिए इनका कि ये कौन है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे की बातें बताना साक्षात्कार बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं लेफ्ट खिसकाता हूं क्वेश्चन को, एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए, दो क्वेश्चन में, हाँ यहां देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। पहला कह रहा है परभाषा व्यवहार यानी कि ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है। परभाषा व्यवहार क्या होता है ये आपसे जानने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज पढ़ाने के लिए अगर अध्यापक एक से अधिक भाषाओं या चीजों का इस्तेमाल, भाषाओं का इस्तेमाल करता है तो उसे परभाषा बोला जाता है। यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं कि भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। नहीं, ये ट्रांसलिंग्विजिंग नहीं होता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना ये होता है कोड शिफ्ट कर जाना होता है। क्या बोलते हैं इसको, ये कोड शिफ्टिंग होता है। ये भी पूछा जाता है कोड शिफ्ट करना, कि आप एक भाषा बोलते बोलते दूसरी भाषा में घुस गए। जैसे मैं हिंदी पढ़ाते पढ़ाते अगर एकदम से इंग्लिश पे आ जाऊं तो वो होता है कोड शिफ्टिंग, ठीक है। यहां तक समझ गए, तो ये ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं। यहाँ पे ये भी नहीं है ट्रांसड्यूसिंग का, सॉरी ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब ये गलत हो गया आपका। तीसरा आपसे कह रहे हैं कि सॉरी एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की
शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या कि एक कक्षा में एक से अधिक, जब भी देखिए ट्रांस का मतलब ही हो गया कि मोर देन वन, पर भाषा, देखिए जो भाषाएं जरूरी नहीं है उनको भी कई भाषा, ठीक है ना, तो एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में, संसाधन का मतलब होता है जिसकी मदद से कोई चीज सिखाया जा सके, संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसलैंग्वेजिंग बोला जाता है। ठीक है ना, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। देखिए थोड़ा सा ये जो शब्द हैं थोड़े टफ हैं, तो इनको समझना बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला देखिए पढ़ देते हैं ऑप्शन। कह रहा है विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति भाषा में नहीं, ये नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, पेज आगे बढ़ जाइए जरा, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दे रखा है, यहां आपसे देखिए क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। ठीक है, इस कौशल को क्या कहेंगे। पहली बात तो देखिए, मुख्य बिंदु को केवल नोट करना ये लेखन कौशल नहीं होता। लेखन कौशल का मतलब होता है एग्जैक्ट सब कुछ लिख लूं, जैसे एक स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा है अगर मैं इन सब चीजों को नोट डाउन कर लेता हूं तो ये लेखन में आएगा। यहां तो मुख्य बिंदु की बात किया तो लेखन कौशल तो ये है नहीं, एक ऑप्शन कट गया। दूसरा कह रहे सामाजिक विज्ञान में कक्षा में शिक्षार्थियों में दिए गए जा रहे वक्तव्य के मुख्य बिंदु को समझने, यहाँ पे समझ की बात करी गई है, कहीं पे सुनने जैसा कुछ नहीं है, तो श्रवण कौशल नहीं हो गया। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे और अगर हम बात करें संज्ञानात्मक कौशल की भी चिंता नहीं की है। संज्ञान का मतलब होता है नए विचार, और इन तरीके का कोई वर्ड देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन में। पर यहाँ पे जो चर्चा हुई है, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्ययन कौशल की बात हो रही है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य को मुख्य बिंदु को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई कहानी सुनाई जा रही है तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनो, समझो और मुख्य बिंदु को आइडेंटिफाई करो, तो आपका क्या करे, एक तरह का अध्ययन ही तो कर रहे हो। ठीक है ना, तो उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत मुख्य बिंदु को लिख भी रहे हैं वो, तो इस कौशल को बोला जाता है अध्ययन कौशल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। ठीक है, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप या टाइपोलॉजी का है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, यह दे रखा है, इसके आधार पे हमें पता करना है किस टोपोलॉजी का है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए जरा, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ये लाइट थोड़ा सा ऊपर कर दो, मेरी आंखों पे बहुत तेज पड़ रही है। ठीक है, आई होप सही लग रहा होगा आप लोगों को। एक सेकंड। हाँ, देखिए अब इसमें क्या कह रहा है आपसे, इसको पढ़िए क्वेश्चन को। यहाँ कह रहा है कि छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद, एक कोई छोटी बालिका की कहानी है, उसको पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामने करने वाले साहस को महसूस किया। कोई लड़की है, उसके वो अपने दुखों में किस तरीके का बर्ताव कर रही है उसको आपने महसूस किया, फील किया है। ठीक है, अच्छा फिर कह रहे हैं कि आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। आपने कहानी पढ़ा, किसी छोटी लड़की की कहानी थी, आपने उसके दुख दर्द को फील किया, अब आप चाह रहे हैं कि मैं उसको एक लेटर लिख करके दूंगा। ठीक है ना, लगभग 120 शब्दों का आप पत्र लिखना, क्या करें, पत्र लिखिए। तो अब पूछ रहा है कि ये किस में आएगा, कह रहे हैं कि कह रहा है प्रारूप टोपोलॉजी क्या है, किस प्रकार का टोपोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। पहला कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति परक प्रश्न है ये क्या, नहीं, कोई अभिव्यक्ति की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, दूसरा कह रहे हैं कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये कोई प्रश्न उस तरह का नहीं था। पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न एक्स्ट्रापोलेटिव है। बिल्कुल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप बच्चे की कहानी को समझ करके उससे रिलेटेड चीजों को महसूस करके उसमें क्या और कमी है, क्या एक्स्ट्रा है, उसको आप लोग लिख करके पत्र के माध्यम से उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, एक पत्र लिखना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपका किस में आती हैं, एक्स्ट्रापोलेटिव में आती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। यहां आपसे कह रहा है कि कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है। ठीक है ना,
एक कोई टीचर हैं जो पाठ्य सामग्री के अंग्रेजी वाक्यों को 2 बार पढ़ती हैं, ठीक है, और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती हैं कि हमने जैसे कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है, अच्छा ठीक है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को चार चार के समूह में काम करने के लिए कहती हैं, ठीक है, कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो, ठीक है। और इस गतिविधि को क्या कहेंगे आप, ठीक है। तो पहले बात देखिए, सुन करके लिख रहा है तो पहली बात तो कुछ ना कुछ श्रुत लेख होगा ये, ठीक है। तो यहाँ लेखन कार्य केवल नहीं होगा, श्रुत लेख ये आंसर में आ सकता है, श्रुत लेख यहाँ है तो श्रवण कार्य ये भी नहीं होगा। तो 2 चीज तो आपका वैसे भी कट गया, क्योंकि अंग्रेजी की टीचर ने क्या किया कि 2 बार एक ही चीज को पढ़ा है, एक ही अनुच्छेद को 2 बार पढ़ा है, और हमने जैसे 2 बार पढ़ा और आपसे कहें कि ध्यान से सुनो इस चीज को, उसके बाद 4 के ग्रुप में बैठ जाओ आप लोग और खुद से इसको लिखो, एकदम डिक्टो नहीं लिखना है, उसमें जोड़ मटोड़ करके तोड़ मटोड़ करके उसको लिखना है अपनी भाषा में, ठीक है। तो ये देखिए सामूहिक श्रुत लेख तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलगाव की बात होगी, ये भी कट जाता है। यहाँ है अनुच्छेद श्रुत लेख, इसको जो बोला जाता है अनुच्छेद श्रुत लेख बोला जाता है, कि मैडम जो है क्या कह रहे हैं कि वाक्यों को 2 बार अनुच्छेदों को पढ़ रही हैं, उसको सुन करके फिर बच्चे जो है अपने उसमें इस्तेमाल करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो किस में आ जाएगा ये, अनुच्छेद श्रुत लेख में। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें आती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ आपसे कह रहा है कि यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा की निपुणता से संबंधित है, ठीक है ना। तो वो क्या हो सकती है, देखिए जब कभी भी अकादमिक भाषा आ जाए, अकादमिक भाषा का मतलब होता है नियम कानून और सब कुछ पे ध्यान दिया जाए, ठीक है ना, तो उसे कैल्प भाषा बोलते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये समझना, जो पेडागोजी हिंदी का पढ़ रहे हो ना, कई बार एकदम ट्रांसलेट होकर के इंग्लिश में भी सेम टू सेम आता है, ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। तो इस जब अकादमिक भाषा को नियमबद्ध भाषा की बात करी जाएगी तो उसे कल्प भाषा यानी कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता बोलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। एक आता है बिक्स, बिक्स का मतलब होता है जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं वर्ड, उन्हें बिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल बोला जाता है। जैसे आपसे दे देगा कि आप क्लासरूम में जाते हैं, अपने दोस्त से मिलते हैं और बोलते हैं और भाई क्या हालचाल है तेरा, वो कहता बढ़िया है, ये सब चीजें, इसमें किसी भी ग्रामर किसी भी नियम कानून का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये किस में आता है, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल के अंदर आता है, जिसको कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बोला जाता है, बिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी नहीं होगा, आपका यही हो गया। अंतरभाषा निपुणता का मतलब एक भाषा के बजाय दूसरी भाषा भी जानना, ये हो गया। संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता का मतलब हो गया कम्युनिकेशन के लिए जो निपुण होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अकादमिक की बात किए थे, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्प भाषा हो जाएगी, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर चीजें सीखने को मिल रही होंगी। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मतलब एनईपी 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं, जो भाषा को लेकर के एनईपी 2020 में लिखा गया था या दिया गया था वो ये था कि बच्चे को त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। उसमें क्या था कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा जो है, पहले जो शुरुआती शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, ठीक है। मातृभाषा इन द सेंस कि जो भाषाएं उसके यहाँ बोली जा रही हैं, जैसे हम लोग रहते हैं ना, जो यूपी के होंगे या पूर्वांचल साइड के होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि और बतावा का हाल चाल हो, कैसन पढ़ाई चलत बा, ये सब ऐसी भाषा बोली जाती है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि उसकी जो मातृभाषा है, जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, उसके घर में बोली जाती है, जो उसका इस्तेमाल किया जाए उसके बेसिक अध्ययन के लिए, ठीक है, जो शुरुआती अध्ययन के लिए, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे सामाजिक, जो भारत में हिंदी भाषा ये सारी चीजें चलती है उसको सिखाओ। उसके बाद फिर क्या है, एक सहराज्य भाषा जिसको कि इंग्लिश बोलते हैं वो सिखाओ। तो इसे बोलते हैं त्रिभाषा सूत्र, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। इसमें कह रहे हैं कि इसके 2020 शिक्षा में कौन सा शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। तो देखिए कहीं पे भी शास्त्रीय भाषा का वहां पे वर्णन नहीं है, तो ये गलत है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं फिलहाल। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, हाँ बिल्कुल है इसके अंदर, अभी बताया ना, जो मातृभाषा है उसमें ही तो शुरुआती शिक्षा देने की बात कही गई है, ये सही है, तो ये आंसर नहीं है आपका। तीसरा कह रहे त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन,
हाँ, मैंने बताया ना कि दूसरी भाषा जो है जिससे कि हमारे देश की भाषा का नाम बढ़े, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरा कह रहे हैं कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कराया जाना चाहिए, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो त्रिभाषा में यही 3 भाषाएं आती हैं, देखिए हमने यहाँ पे इसने तीनों ऑप्शन में दे भी रखा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहां आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसका आंसर पढ़ के आप खुद भी दे सकते हैं। जैसे पहला कि सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम घर की भाषा में शुरू करेंगे। क्या घर की सबके भाषा अंग्रेजी थोड़ी है, ये तो गलत हो गया। अगला क्या कह रहे हैं कि सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करेंगे। नहीं, विद्यालयी शिक्षा राजभाषा में आप शुरू करोगे क्या, विद्यालयी शिक्षा आपको मातृभाषा में करवाना है, तो ये गलत हो गया। तीसरा कह रहे हैं कि सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा राजभाषा हिंदी, एक सेकेंड, यहाँ पे कह रहे हैं सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा राजभाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीख लेते हैं। हाँ, तो ये कुछ हद तक ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और दूसरी 10वीं यहाँ पे होनी चाहिए, 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीख लेते हैं। देखिए विद्यालयी शिक्षा मैंने बताया मातृभाषा में, तो ये ज्यादा सही है, यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है, आपका डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ गए, त्रिभाषा सूत्र समझ गए कौन कौन सी भाषा होती है। एक बार मेरे साथ दोहराओ, त्रिभाषा क्या होता है, 3 भाषा फार्मूला भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें आपका क्या आता है, स्कूली शिक्षा आप मातृभाषा में करोगे जो घर पे बोली जाती है, 10वीं के बाद लगभग आप क्या करोगे, जो भारतवर्ष में भाषा चल रही उसका, उसके बाद इंग्लिश सहराज्य भाषा के रूप में इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, सीखोगे। अच्छा, यहां तक समझ गए चीजें। चलिए आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाता है। तो अधिगम प्रतिफल किस चीज में समर्थ बनाता है, आप मुझे बताओ। तो पहला कह रहा है व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में नहीं, दक्षताओं को माप के संदर्भ में प्राप्त करना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो जो अधिगम का प्रतिफल होता है शिक्षार्थियों को समर्थ बनाता है कि आपका जो लक्ष्य है, जो गोल है, आपने जो अधिगम का प्रतिफल का मतलब क्या होता है, फीडबैक, आपने जो अधिगम किया उससे जो सीखा है तभी तो आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे ना। तो आपकी जो दक्षताओं का मापन के संदर्भ में ये सही है, बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला आपसे कह रहे हैं सभी कौशलों के लिए अधिगम में न्यूनतम स्तर, देखिए न्यूनतम वगैरह आ गया तो ये वैसे भी नेगेटिव हो गया। भाषागत तथ्यों को मापने के संदर्भ में नहीं, मापन वगैरह नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा सा और पानी पीना चाहूंगा, पता नहीं मुझे सर में दर्द है थोड़ा आज। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आई होप ये आप कर पाएंगे। यहां आपसे कह रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है। आप सोचो, क्लासरूम में आप बच्चों को भाषा सिखाना चाह रहे हैं तो किस चीज को आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सपोर्टिव आंसर नहीं है। कक्षा पुस्तकालय, बिल्कुल ये सपोर्ट में आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। पुस्तकालय के माध्यम से बच्चे भाषा सीख सकते हैं, वहां पे आपस में एक दूसरे से बात करके, वार्तालाप करके किसी तरीके से सीख सकते हैं। पठन कोना, सबसे पहले तो ये जानो पठन कोना क्या होता है। आपका रूम हो, आपका घर हो या लाइब्रेरी हो, सबसे बढ़िया एग्जांपल ये होता है, लाइब्रेरी समझ लो कि पठन कोना वह स्थान होता है जहां पर एक आरामदायक स्टडी के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। आपको टेबल लगा हुआ मिल जाएगा, आपको चेयर मिल जाए, इस तरीके के जो होता है उसे पठन कोना बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो भाषा में सपोर्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। शब्द दीवार, शब्द दीवार का मतलब क्या होगा, आप छोटे बच्चों के क्लासरूम में जाएंगे ना तो आपको देखोगे कि दीवारों पे खूब सारा लिखा रहेगा, फोटो बनाया रहेगा, वो सारी चीजें भी भाषा में सपोर्ट करती हैं। बच्चे जो है उसको देख करके बोलना और भाषा शिक्षण में अधिगम को सपोर्ट मिलता है उन्हें, तो ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट, कक्षीय प्रक्रियाएं, कक्षीय प्रक्रियाएं जो है भाषा शिक्षण अधिगम में सपोर्ट नहीं करता है। कक्षीय प्रक्रिया से मतलब होता है कि क्लासरूम को कैसे एंगेज किया जाए, कब क्या पढ़ाया जाए, कौन सी चीजें कराई जाए, क्रियाकलाप क्या कराया जाए, कक्षीय प्रक्रिया होती है। तो बताओ इस चीजों से भाषा का कोई संबंध नहीं होगा, तो बाकी 3 सही थे, आपका सी जो है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कोई सपोर्टिव नहीं है, उसने यही पूछा था, नहीं पूछा था, तो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दे रखा है आपके सामने, कह रहा है भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, भाषा अध्यापक जो होते हैं व्यक्तिपरक अधिगम के लिए मतलब हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करेंगे कि इसको कैसे सिखाना है। मतलब इसका ये है कि कोई बच्चा ऐसे गांव से आया है जिसको इंग्लिश से कोई वास्ता नहीं है, तो आपको अपनी इंग्लिश को उसके हिसाब से थोड़ा सा न्यूट्रल करके पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो सही बात कह रहे हैं। अगला कह रहे हैं कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है, और बिल्कुल सही बात है। अगर नई नई भाषाएं सीखेंगे तो बच्चों के अंदर विविधता आएगी कि नहीं आएगी, कि अलग अलग भाषा जानने वाले बच्चे आपके पास हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे ये बताओ, इन दोनों में कुछ संबंध आपको देखने को मिल रहा है क्या? यहाँ कह रहे भाषा अध्यापक क्या व्यक्तिपरक करने के लिए क्या काम करेगा, यहाँ विविधता की बात चल रही है। दोनों अलग है लेकिन दोनों सही है, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर आपके सामने बन जाएगा, ए एंड आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, तो सेकंड जो है जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से आप एक एक चीजों को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है कि किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। ठीक है ना। अच्छा, कह रहे हैं कि किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। पहला कह रहे हैं कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, दूसरा कह रहे हैं व्याकरण अनुवाद विधि, कार्य आधारित अधिगम, अच्छा प्रत्यक्ष नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है ना। किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाई जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है ना, व्याकरण अनुवाद विधि है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसके फैक्ट वाले आंसर है उसको देखिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं एक थोड़ा सा थ्योरी बताना चाहूंगा। जब हम भाषा सीखते हैं ना, तो जो हमारी पहली भाषा होती है वो हमें दूसरी भाषा सीखने में क्या करती है, मदद करती है। एक तो ये बात याद रखना है। ठीक है ना। दूसरी बात ये याद रखना होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं मान लो जैसे मैं पहले गांव में रहा हूं, अब मैं दिल्ली में रहता हूं, तो बहुत दिनों से मैं भोजपुरी लैंग्वेज को नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी जगह पर पे आम बोलचाल जो खड़ी भाषा अपनी है ये और इंग्लिश इस्तेमाल करता हूं। तो धीरे धीरे वो कम यूज होते होते क्या होता है कि मुझे भोजपुरी बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है। अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग पकड़ लोगे कि ये सर इसको तो ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी कमियां आने लग जाती हैं। ठीक है, चलो बोल के दिखाऊं। जैसे कि हम आप लोगों के पढ़ावत हैं कि इस तरीके से, मतलब देखो अभी भी मुझे नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि इसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। जो द्विभाषा का ऋणात्मक हो गया कि उसकी जगह जो पहली भाषा हम जानते थे उसकी जगह को पूरी तरह से कवर कर लेता है जब सेकेंडरी लैंग्वेज दूसरी भाषा, तो वो उसमें क्या आता है, ऋणात्मकता दिखने लग जाती है। ठीक है ना। तो जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है। चेतन कोई बच्चा है, मतलब उसकी प्रथम भाषा भोजपुरी है। कह रहे हैं कि वह तमिलनाडु गया, वह वहां भोजपुरी नहीं बोलता है। ठीक है भाई, तमिलनाडु में भोजपुरी नहीं चलती तो नहीं बोलता है, और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है वो। ठीक है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है, जब नई भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है, तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है, किस बात को सपोर्ट कर रही है। तो मैंने बताया ना, जब एक भाषा धीरे धीरे कम होने लगी उसका स्थान ले, इसका मतलब ऋणात्मक द्विभाषावाद है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक द्विभाषावाद हो जाएगा। समझ गए। कोड मिक्सिंग मैंने बता दिया कि बोलते बोलते हिंदी इंग्लिश, जो इंग्लिश आजकल चल रही है इंग्लिश, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके, तो ये कोड मिक्सिंग होता है। और कोड स्विचिंग का मतलब पूरी तरह से एक भाषा से दूसरी भाषा पे शिफ्ट कर जाओ। ठीक है ना। द्विभाषावाद का मतलब होता है एक से अधिक भाषा को जानना आप। ठीक है। तो आपको आई थिंक इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। इसमें से कौन सा पठन है जो पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। पहला कि शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना। शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को नहीं, ये नहीं करता है। कह रहे हैं अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग करना। बिल्कुल, देखिए हम लोग से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि, पुरानी गतिविधि को समर्थित करता है। तो पुरानी चीजों को समर्थन लेकर के हम अनुमान लगा सकते हैं ना। अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग करना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। व्याकरणिक संरचना, देखिए
कभी भी व्याकरण से रिलेटेड कोई बात नहीं करी, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। और क्या है भावानुवाद? भावानुवाद का मतलब होता है किसी प्रसंग का एक भाव व्यक्त करना, ठीक है ना, वो भावानुवाद होता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ भी बात नहीं किया गया है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला देखिए आपसे कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। उपचारात्मक का मतलब होता है रिमीडियल। रेमेडियल का क्या मतलब होता है कि अगर आप पहले क्या करते हैं कि जैसे अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं आता तो आप डायग्नोस करते हैं, उसका क्या करते हैं, निदान करते हैं, जानते हैं उसकी कमियां, फिर जो चीज़ की कमी है उसकी फीडिंग करते हैं, वो पढ़ाते हैं। जैसे आप लोग कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, उससे रिलेटेड कंटेंट लेके आता हूँ, वो पढ़ाता हूँ। तो इसका मतलब मैं आपका उपचारात्मक शिक्षण दे रहा हूँ, ठीक है ना, जरूरत के हिसाब से दे जाना, ठीक है। तो यहाँ पहला कह रहे हैं कि प्रदर्शन, उपलब्धि, सुधार हेतु मदद करना। बिल्कुल सुधार ही तो करवाना चाह रहा हूं मैं आपको, उपचारात्मक शिक्षण यही तो दे रहा हूं कि आप लोग कह रहे थे कि सर हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैंने उसका क्लास लेके आया। इसका यही तो मतलब हो कि मैं आपके सुधार हेतु मदद करना चाह रहा हूं, कि आपकी उपलब्धियों को, प्रदर्शन को बढ़ावा देना चाह रहा हूं, कि आपके सुधार हो जाए, जो कमियां हैं आप अच्छा कर जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है मुझे तो ए लग रहा है। फिलहाल हम बी को देखते हैं। कह रहे पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति। देखिए सहानुभूति वगैरह भी ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना। उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, ठीक है ना, नहीं ये भी गलत है। तो किसी बच्चे को अतिरिक्त अंक दोगे क्या, ये गलत है। देखिए मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना, क्या केवल आप मेधावी बच्चों को ध्यान दोगे, बाकी बच्चों को ध्यान नहीं दोगे, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो आप ऐसे ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो अभिकथन आपके सामने दे रखा है, कह रहा है अंग्रेजी भारत में एक सह राज्य की भाषा है। मैंने बताया था सेकेंडरी राज्य की भाषा है, ये अभी मैंने बताया, ये फैक्ट है, ये याद कर लेना, ये तो सही बात है। दूसरा कह रहे हैं कि भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है क्या, क्या मुझे बताओ, ये अंग्रेजी में विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है? नहीं। आप अगर बात करेंगे 1953 के आसपास में ना, जो हमारी इंग्लिश थी वो कामकाज की भाषा भी थी, सारे काम इंग्लिश में ही होते थे। अब तो थोड़ा मॉडिफाई भी हो गया है, कुछ प्रियम्बल में चेंजेस की वजह से अब हिंदी में भी होने लग गया, नहीं तो केवल इंग्लिश को ही माना जाता था, ठीक है। तो इसको हम लोग कोई विदेशी भाषा के रूप में नहीं सीखते हैं, ये सह राज्य की भाषा के रूप में सीखते हैं, ठीक है ना, सपोर्टिव लैंग्वेज के फॉर्म में। तो ये तो गलत हो गया, तो आपका ए सही है, बाकी आर गलत है। कहाँ है ए सही और आर गलत, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को विशेषता नहीं है, इसमें से बताओ, 4 विशेषताएं दी गई हैं, कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। पहला कह रहे हैं कि भाषा सांकेतिक है, ये तो विशेषता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को बुलाते हैं हेलो करने के बाद इधर आ जाओ, समझ जाते हैं कि आने को बुला रहे हैं। किसी को बोले निकल जाओ, आंखें दिखा दो गेस्चर पोस्चर से, तो या ऐसे कर दो, तो ये सारी सांकेतिक ही तो भाषा है। बाद में आपके नजरों से, आपके हाथों के इशारों से ही समझ जाता है, तो भाषा सांकेतिक होती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, इसने नेगेटिव पूछा है। फिर कह रहे हैं भाषा सामाजिक होती है। हाँ, अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी भाषा आप कहीं पे बोल दोगे, दोस्तों के साथ कुछ और भाषा इस्तेमाल कर लेते हो और कहीं और कर लेते हो, तो ये भी इसका सपोर्टिव आंसर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं भाषा व्यवस्थित होती है। बिल्कुल भाषा व्यवस्थित तो होती है, एक नियमबद्ध होती है, भाषा जो होती है एक नियमबद्ध होती है। ऐसे तभी तो हम बोलते हैं, जब पढ़ा रहे हैं हम आपको, एक नियम से पढ़ा रहे हैं ना, जैसे राम जाता है राम खाता है, एक नियम होता है किसी भी भाषा का, ठीक है। तो ये भी सही आंसर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। भाषा स्थिर नहीं है बल्कि चलायमान होती है, तो यहाँ पे जो गलत है बी ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाषा की विशेषता कभी भी स्थिरता में नहीं आती बल्कि चलायमान पे आती है। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। अभिकथन दे रखा है और तर्क दे रखा है। अभिकथन ए में आपसे कह रहा है कि पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। आप क्लासरूम में अगर आ रहे हैं, पहले से जो ज्ञान है उसको हम आपको संकेत दे कि बेटा पहले आपने जो सीखा है ना उसका इस्तेमाल करके इन चीजों को सीखो, तो ये तो बहुत आवश्यक है। संकेत देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। अच्छा, तर्क क्या है?
कि पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल, हम अगर हिंदी सीख के आए हैं तो अच्छा मान लो हम पंजाबी जानते हैं, ठीक है ना, पंजाबी की हेल्प से मैंने क्या किया, इंग्लिश सीखा, तो पंजाबी में कुछ चीजें बताई जाएंगी कि हाँ आपको इसके बाद ये बोलना है कि गो का मतलब ये होता है, जाना होता है, तुसी जाओ, ये सब चीजें होती है, तो उसमें सिखाया जाएगा ना उनकी, जो तभी तो मदद पा करके दूसरी भाषा सीखेंगे। इसीलिए तो प्रत्यास्मरण करना जरूरी है कि पहली भाषा आपको प्रत्यास्मरण होना चाहिए कि आप क्या जानते हो। तो बिल्कुल ये सपोर्ट भी कर रहा है और दोनों अपने आप में सही भी है, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जहां पे एक्सप्लेनेशन भी हो। ए और आर दोनों सही भी हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा, देखिए आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि 4-5 पेपर सेट के क्वेश्चन एक साथ आपको डिस्कस करवा दूं, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को पद्धत कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लिफलेट बनाने के लिए कहा, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह से कहा, तो उन्होंने एक आदेश दिया कि बच्चा आप लोग क्लास रूप से जाना घर पे, तो एक ऊर्जा बचत के लेकर के ये लिफलेट बना लेना, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करता है, बताओ। प्रश्न स्वरूप है क्या, टीचर ने कहीं पे भी प्रश्न पूछा आपसे, बच्चे से एक प्रश्न पूछा, नहीं पूछा, तो ये कट गया। कहीं पे टीचर ने कोई तुलना वाला काम किया, नहीं किया, तो ये भी कट गया आपका। भूतकाल, कभी भी पास्ट की बात किया, उन्होंने भविष्य की कह रहे हैं कि घर पे जाना तब ये करना, तो ये भी नहीं है, तो सारे ऑप्शन कट गए। हाँ, उन्होंने आदेश जरूर दिया है कि बेटा ऐसा ऐसा कर लेना, ठीक है, तो सकारात्मक आदेश सूचक है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपना आंसर पा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधित संप्रेषण कैसे किया जाए, ठीक है। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है। अगर आपको ये मैं सिखा दूं पाठ योजना बनाते समय कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे करोगे, जैसे कि अगर मान लो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं और मैं अपने कस्टमर के साथ चाहता हूं कि कुछ वार्तालाप करना, तो क्या मैं उसे रिपोर्ट बना के दूंगा। रिपोर्ट जो है बना के दिया जाता है जब आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है, कोई प्रोजेक्ट है उसका जो रिजल्ट आता है उसका रिपोर्ट बना के दिया जाता है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। आलेखन, आर्टिकल वगैरह तो तब लिखा जाता है जैसे हिंदी में आर्टिकल छपते हैं, किसी विषय वस्तु पे अपना ज्ञान देना, अपना सपोर्ट देना, उसे आर्टिकल कहा जाता है, तो ये भी नहीं है। वर्णन करोगे क्या आप अपने कस्टमर को कोई वर्णन करने जाओगे, नहीं। हाँ, बल्कि अपनी चीजों को आप पत्र लिख करके दे दोगे, एक लेटर लिखोगे कि फला फला चीज मेरे यहाँ अवेलेबल है, इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, आप इस डेट को आ सकते हैं, हमारी जो शॉप है या हमारा जो व्यवसाय है इतने बजे से इतने बजे तक खुला रहता है। आप एक पत्र लिख करके अपने क्या करते हैं, उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए भेज सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्राहकों के साथ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पत्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। यहां कह रहा है कि एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। जैसे किताब में मान लो वो गिटार छपा हुआ है, ढोलक छपा हुआ है, तबला छपा हुआ है, 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कह दिया टीचर ने कि देखो आप, ठीक है। फिर क्या आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोहों में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बच्चे आपस में चर्चा करेंगे कि गिटार क्यों बजाया जाता है, ढोल कब बजता है, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। फिर कह रहे हैं कि उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है, ठीक है ना। तो बताओ क्या ये तर्क लगा रहे हैं यहाँ पे, नहीं, तर्क तो मैथ में लगाया जाता है, ठीक है। कल्पना कर रहे हैं क्या कोई कल्पना करेगा कि ये क्यों बजाया जाता है, नहीं, वो देखेगा कि शादी में है तो ढोल कब बजता है, खुशी व्यक्त करने के लिए, वहां पे ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये भी तो कल्पना भी नहीं हुआ। सृजित करना, बताओ सृजन करना का मतलब होता है कुछ नया अन्वेषण करना, ठीक है ना, क्रिएटिव, इस तरफ चीजें आती हैं, तो इसका तो ये भी आंसर नहीं होगा।
विश्लेषण करना। हाँ, अब वो विश्लेषण करेंगे आपस में कि अच्छा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये 4 वाद्य यंत्र, गिटार तो अभी वो फेस्टिवल आने वाला है फरवरी का, उसमें बजाते हैं बच्चे, या गिटारिस्ट बजाते हैं मतलब कि थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग वगैरह के लिए। तो एक गहन जांच लेते हैं इसमें वाद्य यंत्रों को देख करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्लेषण करना हो जाएगा। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आप लोग समझ पाए होंगे, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से ही समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है और क्यों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य को औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो किसमें संलग्न होते हैं। ठीक है ना, आप सोचो एक से कह रहा है दूसरे में जाना, तो इसका मतलब कोड को परिवर्तन करने की बात कर रहा है, कोड शिफ्ट की बात कर रहा है। यही इंग्लिश में होता है तो कोड शिफ्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगर वो कहता है कभी जा रहा है कभी आ रहा है, मिश्रण कर रहा है, तो ये तो मिश्रण हो जाता, तो ये तो है नहीं। इसने कहा है, देखो एक बार फिर से पढ़ता हूं, कह रहा है जब एकल भाषीवाद एक समान बोले गए हाव भाव और विचारों के भीतर वाक्य को अनौपचारिक से औपचारिक में चले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या किए, कोड को शिफ्ट किए हैं, कोड को परिवर्तित किए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोलियां नहीं होगा। बोलियां तो होती है कि जो हम डेली लाइफ में आपस में यूज करते हैं वो बोलियां होती है। सामाजिक भाषा विज्ञान तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रिया, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप में आधारित होगा। अगर हम लोग भाषा के स्वरूप की बात करें कि किस तरीके का जो है भाषा का इस्तेमाल करके मित्रता वगैरह बनाई जाती है, तो ये क्या होगा, अनुकूलन होगा। क्या अनुकूलन वो होता है कि जैसे मान लो दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, कुछ साल रहते रहते यहाँ पे धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं उसके। ठीक है ना, समय के साथ अपने आप को ढाल लेना वो अनुकूलन होता है। यहाँ पे मित्रता ढाल करके तो नहीं बनती है। ठीक है ना, भाषा के माध्यम से, तो ये तो गलत हो गया। आत्मसातकरण, देखिए थोड़ा ब्लर है, मैं बोल देता हूं। आत्मसातकरण या एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है रट लेना, याद कर लेना। तो बताओ मित्रता, कभी भाषा किसी की भाषा रट करके मित्रता होगी क्या, नहीं होगी। ये भी आंसर नहीं होगा। भाषा समाजीकरण, बिल्कुल भाषा समाजीकरण से क्या होगा कि जैसे मान लो मैं पूर्वांचल से हूं, मेरे एरिया के जो बच्चे यहाँ पे होंगे वो भोजपुरी जानते होंगे दिल्ली में, तो मेरी उनके साथ मित्रता जल्दी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि वो भी वही भाषा जानते हैं, हम भी वो भाषा जानते हैं, तो हमारा एक समाज अलग बन जाएगा लोकल वालों से और हमारे तरफ के जो है उनसे, तो एक भाषा अलग बन जाएगा ना। तो इसी को बोलते हैं भाषा समाजीकरण से मित्रता बनाना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपसे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है। व्याकरण जो है शब्दावली के प्रयोगों के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने के लिए दृष्टि प्रदान करता है। पहला कह रहे हैं कि शब्दकोशी बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, शब्दकोशी बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ना, यह आंसर सही है। दूसरा कह रहे हैं कि सुनी गई बातों को मौखिक, देखिए यहाँ पे कह रहा है शब्दावली, शब्द कहाँ इस्तेमाल करते हो, शब्दावली का प्रयोग संबंध में व्याकरण तो एक नियमबद्ध होता है ना, पहले जैसे नियम के हिसाब से तो कर्ता आएगा फिर कर्म आएगा, तो यही तो कह रहे हैं शब्दकोशीय जो भी शब्दकोश है बिंदुओं को अर्थपूर्ण ढंग से, कि राम जाता है राम नहीं, कि ता है राम जा, ये सब नहीं करोगे, एक अर्थपूर्ण संप्रेषण के लिए क्या करोगे, जोड़ने का काम करोगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी ऑप्शन में एलिमिनेट करवा देता हूं। उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के प्रारूप तैयार करना, केवल उच्चतर वगैरह में नहीं है, गलत है। औपचारिक स्थितियों में बृहत सटीकता से विश्वास के साथ बात करना, शब्दावली का कोई संबंध, व्याकरण संबंध नहीं हुआ। ठीक है ना, बात करने के लिए कोई शब्दावली थोड़ी इस तरह से इस्तेमाल की जाती है कि व्याकरण सही होगा, ये नहीं जरूरी होता। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ है, ठीक है,
शिक्षार्थी जो है लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ, कम जानकार है, ठीक है। तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए? जब आप जानते हैं कि कम जानकार हैं तो आप क्या कैसे पढ़ाओगे व्याकरण को? कह रहे हैं निगमनात्मक तरीके से, नियम से, रूल की तरफ। नहीं भैया, ये नहीं करेंगे। अध्यापक केंद्रित तो वैसे निविष्टित है। कंठस्थीकरण ये भी गलत होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, अंतः क्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित। चाइल्ड सेंटर तो वैसे भी पॉजिटिव माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा गया तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चाइल्ड सेंटर, शिक्षार्थी केंद्रित देख के भी आंसर किया जा सकता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ जाता है। कह रहा है ध्वनियों के आधार पर शब्द समूहों को श्रेणी को क्या कहा जाएगा? बताओ, ध्वनियों के आधार पर तो ध्वन्यात्मक समूहीकरण ही तो बोलोगे, तो इसका तो कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कोश विषयक तो कहोगे नहीं, व्याकरणिक समूह तो कोई बात नहीं, अर्थ विषयक कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना। तो ध्वनियों के श्रेणी के हिसाब से अगर कोई चीज समूहीकरण कर रहे हो तो ध्वन्यात्मक समूहीकरण हो गया। चलिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन, ये शायद 2022 के सारे क्वेश्चन है। यहां कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों को वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? कह रहे हैं उन्हें शाश्वर पठन के लिए कहना, तो वाचन कौशल तो बढ़ेगा। वाचन का मतलब बोलना, वाच करना, बोलना। बोलने का मतलब है कि ज्यादा बोल करके चीजें कब सीख पाएगा बच्चा? शाश्वर मतलब बोल बोल करके अगर पढ़ेगा तो ये तो अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसने पूछा है कम कौन सा है। अच्छा, बंद अंत वाले प्रश्न बताओ। बंद अंत वाले, मैं आपसे पूछ लूं दिल्ली, भारत की राजधानी क्या है? आप धीरे से कह देंगे दिल्ली। इसमें आपका वाचन कौशल कहीं विकसित हुआ नहीं होगा, यही सबसे कम उपयोगी है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये खुले अंत वाला होता, मैं कोई चीज पूछता तो आप तमाम तरीके की बातें करते, लयबद्ध बातें करते, तो वहां पे आपको वाचन कौशल में समृद्ध बनने का मौका मिलता, ठीक है। तो सबसे आसान आंसर इसका यही है, बी, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, यहां कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछा है आपसे, ठीक है। कह रहे हैं पठन का तात्पर्य सामान्यतया पाठ्य सामग्री को डिकोड करना होता है। क्या पढ़ने का यह मतलब होता है? कि डिकोड करने का मतलब होता है जैसे मान लो कोई रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में आपको ए को डी लिख दिया है, ए को डी लिख दिया है, उसी तरीके से डी को पूछेगा क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। मतलब 4-4 का गैप। तो ये सब चीजें आर्मी वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, डिकोड करना। पठन का मतलब होता है ज्ञान का अर्जन करना। हम कोई चीज पढ़ते हैं, उससे कुछ नॉलेज गेन करते हैं अपने अंदर, ठीक है ना कि पाठ्य सामग्री को डिकोड करते हैं। तो यही गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। पठन के समय पाठक अर्थ ग्रहण करता, बिल्कुल अच्छी बात है, तो ये आंसर नहीं होगा, सही है। तो एक अच्छे लेखक को पता होना चाहिए कि उसे उसके पाठक कौन से हैं, बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि उसके पाठक कौन से। जैसे लेखक को छोड़ो, अगर एक अध्यापक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, उनको किस चीज में कमी है, उसी हिसाब से मैं अपना कंटेंट लेकर के आऊंगा ना। अब मैं सीटेट की मैथ के बजाय उसका सीसेट या क्या कहते हैं एसएससी की मैथ तो नहीं ला सकता। हमें एक उसी तरीके से एक लेखक को भी पता होना चाहिए कि वो उसके जो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, उनको क्या जरूरतें हैं। तो ये भी सही है, आंसर नहीं होगा। फिर कह रहे हैं कि पठन और लेखन के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त शब्द संपदा होनी चाहिए, ये भी सही बात है। तो शब्द संपदा होगी तभी तो आप पढ़ पाओगे या लिख पाओगे। आपको कहूं एक किताब लिखो, आपके पास शब्दों का संग्रह ही नहीं है तो क्या किताब में लिखोगे, खाली, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग से अधिक सहायता नहीं करेगी, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थितियों में भाषा की बात करें, भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी। पहले कह रहे श्यामपट्ट से नकल कर लेना। बताओ, अगर श्यामपट्ट पे कोई चीज लिखा है, उसको आप सीधा नकल करके लिख लिए, इससे आपकी भाषा में कोई उन्नति होगी? तो यही सबसे गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रामाणिक सामग्री का पठन, ये सही है। समाचार सुनने से भाषा विकसित होती है, बिल्कुल होती है। अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर सुने या कोई चीज सुने तो हमारी भाषा में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। प्रतिबिंबित जर्नल से लिखना, ये सब सही है। इसका जो कम उपयोगी हो गया वो हो गया आपका ए ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है। कोई उत्साहित अध्यापक है, वो भाषा कौशल को शिक्षार्थियों की कैसे मदद कर सकता है। पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा,
कि पहले से जो डिसाइडेड है उसी को जाके पढ़ लो बेटा, उससे क्या उपखारत मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो ये तो आंसर नहीं हुआ। कह रहे निर्धारित पाठ्यपुस्तक केंद्रित, वैसे भी नेगेटिव होता है। अगर टीचर उत्साहित है तो स्वनिर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं दे करके, ठीक है ना, ये बिल्कुल हो जाएगा कि उत्साही अध्यापक किस एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशल का विकास कर सकता है। तो जो उसने खुद से कुछ चीजें बनाई हैं अतिरिक्त देने के लिए, उससे भाषा कौशल का विकास हो सकता है। जैसे अगर मान लो भाषा कौशल से हट करके टीचिंग में आ जाए, तो मैं अगर आप लोगों को चाहता हूं कि आपके अच्छे नंबर आए, तो मैं दुनिया से यानी कि यूट्यूब कम्युनिटी जितने भी टीचर हैं उनसे अलग कुछ करूंगा तभी तो। जैसे मैं माइंड मैप लेके आता हूं, तो ये मेरा स्वनिर्मित है, ठीक है, मेरे खुद के द्वारा निर्मित सामग्री है जिसका कि इस्तेमाल करके मैं कुछ अतिरिक्त आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो आप लोगों के नंबर इंप्रूव होंगे, तो ये आपको सहायता देंगे, ठीक है। तो यहाँ उत्साही टीचर क्या करेगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं भी एक उत्साही टीचर हूं कि आप लोगों को अच्छा पढ़ा सकूं और आप लोगों के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट ला सकूं, ठीक है ना, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा करता हूं, स्वनिर्मित सामग्रियों का इस्तेमाल करता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए, कह रहा है कि लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया है। लेखन जो है विचारणीय रूप से जटिल प्रक्रिया है, हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है। बताओ अच्छा लिखने के लिए इसमें से कौन सा कम उपयोगी, किसकी जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि योजना बनाने के लिए काफी समय लगना। सही बात है, योजना बनाने में समय लगता है। अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो एकदम से नहीं हो जाएगा, उसमें मेहनत लगेगी, उसमें समय लगेगा, योजना बनाना पड़ेगा। पाठक के बारे में विचार करना, ये भी हद तक सही है। अच्छा आगे कह रहे हैं लिखे हुए को पुनः पढ़ने की आवश्यकता है, तो पुनर्लेखन और प्रारूप को अंतिम रूप से देखना, प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल देखिए केवल देख करके वैसे भी नेगेटिव हो गया, तो ये सबसे नेगेटिव हो गया। आप अनदेखी नहीं कर सकते किसी चीज़ को। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें लिखने के लिए तो आप योजना बनाइए, समय लीजिए, ज़रूरत के कंटेंट इकट्ठा कीजिए। जैसे मैं आप लोगों के लिए माइंड बनाता हूँ, माइंड मैप तैयार करता हूँ, तो उसमें सारी चीज़ों को ध्यान रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो केवल वर्ड की वजह से किसी चीज़ की अनदेखी करना भी नेगेटिव हो जाता है, तो डी सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा आज ज़्यादा ही टायर्ड लग रहा है, ठीक है, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई। आप लोगों को कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत हो जाती है ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से पढ़िए, कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है श्रवण, वाचन, पठन और लेखन भाषा कौशल है, बिल्कुल है। तो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी भी बता देता हूँ, ठीक है। भाषा कौशल के अंदर आपके अंदर सुनना, सुबोपोली भी बोला जाता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आता है। इसमें दो तरीके की होती है। इसको क्या बोला जाता है, सुबोपाली, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, भाषा को सुना जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। इसको फिर दो भागों में बांटा गया, क्या, एक ग्राह करना मतलब ग्रहण करना, एक होता है उत्पादित करना। तो देखिए सुनना और लिखना, देखिए सुली जो सुनना हो गया और लिखना हो गया, इससे हम ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। लिखना नहीं, सुनना और पढ़ना, सॉरी माय मिस्टेक, पढ़ना होता है, ठीक है, यहाँ पढ़ना होगा, सुनना और पढ़ना। देखिए अगर हम कोई चीज़ अपने दिमाग में ग्रहण करना चाहते हैं, कोई बोलेगा उससे सुनेंगे तो ग्रहण करेंगे, पढ़ करके ग्रहण करेंगे, लिख करके तो उत्पाद करेंगे। हमारे मन में जो कुछ होगा उसको हम लिख करके उत्पादित करेंगे, या फिर बोल करके जो मेरे मन में है वो उस विचारों को बोल करके उत्पादित करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक ग्राही होता है, एक उत्पादित होता है। तो ग्राह में कौन कौन से आ जाएगा, ग्राहात्मक भाषा में आपका आ जाता है सुनना और पढ़ना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भाषा कौशल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित भाषा वाचिक भाषा से भिन्न हो सकती है। बिल्कुल, लिखित भाषा और बोलने वाली भाषा से भिन्न हो सकती है, एकदम सेम नहीं होती। ये भी गलत हो गया आपका, मतलब सॉरी सही है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसने नहीं वाला पूछा है। कह रहे हैं लेखन आनंद के लिए है, अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। ऐसा नहीं है, लेखन केवल आनंद के लिए नहीं लिखा जाता है, सॉरी आनंद के लिए कविता पाठ को पढ़ा जाता है। अगर होता है कि कविता पाठ पद्य को पढ़ा जाता है तो वो आनंद के लिए पढ़ा जाता है। लिखना केवल आनंद के लिए नहीं होता है, इसका कोई उद्देश्य होता है लेखन का, ठीक है। तो ये गलत है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। कितना टाइम हो गया, 5 बज गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए।
किस काम से आप बचोगे, ये कह रहे हैं। ठीक है, पहला कह रहे हैं कि होटल बुकिंग करने से जुड़ी सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल लिखना, लिख सकते। कह रहे हैं किस, देखिए क्वेश्चन समझो पहले। कह रहे हैं कि किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए किससे बचना चाहिए। ये तो दे सकते हैं, होटल में बुकिंग कैसे होती है, लेखन कौशल दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे ईमेल लिखो, तो उससे उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये सही आंसर नहीं होगा। कह रहे व्याख्यान के दौरान टिप्पणियां लिखना और उसका सारांशीकरण करना। बिल्कुल, मैं व्याख्या कर रहा हूं तो बीच बीच में कोई कोटेशन अगर आ रहा है तो वो लिखने को कह दूं, तो उससे लेखन कौशल में विकास होगा। ये भी सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला कह रहे हैं कि कक्षा प्रस्तुतिकरण हेतु स्लाइड आदि बनाना। हाँ, स्लाइड बनाना, स्लाइड का मतलब हो गया जैसे ये स्लाइड है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक स्लाइड खिसकाता हूँ, दूसरी खिसकाता हूँ, ये बनाने से भी लेखन कौशल होगा, कुछ में कुछ लिखेगा बच्चा। तो ये भी पॉजिटिव आंसर नहीं है। कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप व नियमों को सीखने पर केंद्रित। तो देखो, नियम वगैरह के सीखने पर केंद्रित नेगेटिव माना जाता है, तो यही आपका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रभावपूर्ण बोल लेती है। ठीक है, उसको तो कई भाषाएं आ रही हैं, इंग्लिश भी आ रही है, फ्रेंच भी आ रही है, जापानी भी आ रही है। संभवतः यह क्या बोलोगे, भाषा शिक्षार्थी बोलोगे उसे? नहीं, एकल भाषा तो है ही नहीं, द्विभाषा भी नहीं है, इसे बहुभाषिक बोलोगे। जो 2 से अधिक भाषाओं को जानता है उसे बहुभाषिक बोलोगे। यहां देखो 1, 2, 3 भाषाओं का ज्ञाता है वो, ठीक है ना, तो उसे बहुभाषिक बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे कह रहा है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी होना चाहिए। बिल्कुल, केवल किताब से ही भाषा शिक्षण नहीं होना चाहिए, उसके अलावा भी चीजें होनी चाहिए, दीवारों पे कुछ लिखा हो, वार्तालाप हो, आपस में डिस्कशन हो, ये सब भी होना चाहिए। कह रहे हैं इस कथन के अवलोकन में आप मिडिल विद्यालय के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए किस प्रकार के संसाधन व गतिविधियों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें मैं प्रमाणिक साहित्य का पठन करूंगा। पठन, बिल्कुल, जो भी चीज इस्तेमाल करूंगा वो प्रमाणिक होने चाहिए। ठीक है ना, निर्धारित पाठ्य पुस्तक को पढ़वा देंगे केवल नहीं, द्विभाषा शब्दकोश का प्रयोग नहीं, अध्यापक द्वारा निर्मित वर्कशीट काम कराना, टीचर की चीजें वैसे भी उतना नहीं दी जाती, तो यहाँ पे प्रमाणिक साहित्य का पठन कराना, इससे भाषा, साहित्य पढ़ने से भाषा में डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, अगला आपसे देखिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है खाली जगह, फिर कह रहा है कि एक वाक विकार है जिससे एक ही शब्द बार बार दोहराने से बचाव का प्रवाह बाधित होता है। तो ये कौन सा विकार है जिसमें बच्चा क्या करता है, एक ही शब्द को बार बार दोहराने लगता है, ठीक है ना, बच नहीं पाता, उससे बचाव में बाधित हो जाता है। तो देखो, आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा जिसमें वो है, क्या नाम है, अजय देवगन है और वसूली एक रहता है, जिसमें उसमें उससे पूछते हैं कि मोबाइल नंबर बता क्या है अपना, तो वो कहता है 999988, तो एक ही चीज को 2 बोलता है, वो कहता है बस बस हो गए 10 अक्षर। ये आप लोगों ने अगर देखा होगा तो रिलेट कर पाओगे। तो इसका मतलब है कि वो अपने एक ही चीज को रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है ना, दोहराने वाला वाचन प्रभाव से बाधित हो रहा है, तो इससे बोलते हैं हकलाना बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हकलाना हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विद्यार्थियों को अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए। आपसे नेगेटिव वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, कौन सी नहीं प्रयोग करनी चाहिए। पहला कह रहे हैं कि सही उच्चारण का प्रदर्शन करें। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं विद्यार्थियों में वाचन कौशल का विकास हो तो आपको सही उच्चारण बोलना पड़ेगा, तभी तो बच्चा सीखेगा। दूसरा, जिह्वा व होंठ की सही दिशा का अभ्यास करना। बिल्कुल, अगर हमें कोई चीज बोलना है तो बच्चे को सिखाना ना पड़ेगा कि बेटा ऐसे बोलो, पूरा मुंह खोलो, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ये सब सिखाया ना जाता है स्कूल में जी। तो ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, इसने नेगेटिव पूछा है हमसे। अगला क्या कह रहे हैं कि शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करना। मुझे एक बात बताओ, अगर आप उसे वाचन कौशल सिखा रहे हैं तो शब्दों को देखेगा कैसे? अनुसरण कह रहे हैं, शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास कराओगे। देखने के अभ्यास नहीं, सुनने का हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं बेटा ध्यान से सुनो,
ठीक है ना, उससे उसके वाचन कौशल में विकास हो सकता है, ना कि देखने से। कोई चीज बोल के चला गया आदमी, उसको क्या देखोगे, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अब वाचन में देखने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। फिर से देखिए, ये आई थिंक आप लोग बिना मुझे एक्सप्लेन किए ही समझ गए होंगे। कह रहे ग्राह भाषा कौन सी होता है, बताओ। भाषा के मैंने 4 बताए थे, सु बो पो ली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। कह रहे ग्राह किस में होता है, कब कब हम ग्रहण करते हैं किसके माध्यम से, तो मैंने बताया था ना, सुन करके पढ़ करके, ठीक है ना। कह रहे भाषा का उपयोग करते समय स्वयं को सही करने का क्षमता नहीं, ग्राह भाषा नहीं होती है। व्याकरणीकरण में ग्राह नहीं आती है, विभिन्न शैलियों में लेखन ग्राह नहीं होता है। सूचनाओं के लिए सुनना और पढ़ना, इससे ग्रहण होता है, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ग्राह भाषा समझ गए। अच्छा अगला देखिए, फिर से उच्च उपचारात्मक अध्ययन के बारे में, अध्यापन के बारे में आ गया। रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, उपचारात्मक, देखिए इसमें भी इंग्लिश बोल रहा हूं। उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है, तो उपचारात्मक अध्यापन का उद्देश्य यही होता है कि आपको जो चीजें नहीं आ रही हैं उसको मैं बता दूं, वो आपको आने लग जाए, ठीक है ना। जिस चीजों से आप अवगत नहीं है, जो आप में कमियां हैं, उसका निदान करूं और वो चीजें आपको पढ़ा दूं, आपकी बीमारी को दूर कर दूं, तो उपचार हो गया, ठीक है ना। कह रहे वर्तमान कार्य नीतियों में व्याकरण शुरू करना, अरे भैया ये क्यों करोगे, गलत है। कह रहे विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण करना उपचारात्मक थोड़ी होता है, आकलन होता है। तीसरा कह रहे शिक्षार्थियों के जिन व्याकरणिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है, शिक्षार्थियों को जो चीजें नहीं आती हैं उनका पुनः शिक्षण करना, उसको फिर से आप सिखा दो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं उपचारात्मक। जैसे आपको मैंने मैथ साइंस से सीडीपी पढ़ाया, आप लोगों ने कहा कि सर मुझे इसमें हिंदी पेडागोजी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए उपचारात्मक क्लास लेके आ गया कि लो भैया आपको ये नहीं आता तो आप ये सीख लो, ठीक है ना। तो ये होता है इसका करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए कह रहे शिक्षार्थियों को व्याकरण पढ़ाना नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा ब्लर होगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा बस, ठीक है। कह रहे भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है, भाषा सिखाते समय बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य हो गया, उसको सीखते हैं। कह रहे शिक्षार्थियों को उनकी आयु के अनुसार बोधगम्य स्तर से भाषा के अवसर देना, नहीं जी। अपनी आयु के उपयुक्त बोधगम्य पठन का शिक्षण, नहीं। कह रहे शिक्षार्थियों को उनके भाषा स्तर से थोड़े ऊपर की भाषा संलग्न करना, बिल्कुल सही बात है। अगर कह रहा है बोधगम्य निवेश करना, निवेश का क्या मतलब होता है, कोई इन्वेस्टमेंट करने, देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर मैं कोई चीज इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इसका तात्पर्य क्या है कि मैं जितना हूं उससे ज्यादा बनना चाह रहा हूं ना। अगर आप सोचो आपके पास 5,000 रुपए होते हैं तो आप बैंक में उसका निवेशीकरण कर देते हैं। जब आप निवेश करते हैं तो आपका यही ना उद्देश्य होता है कि आपके पास जितने पैसे हैं बाद में वो बढ़ जाएंगे निवेशित होकर के। तो वही चीजें हैं कि भाषा जब आप सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो बोधगम्य मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करके जो निवेश से तात्पर्य क्या है कि शिक्षार्थियों को उनके भाषा स्तर, जो स्तर अभी लेवल है उससे ऊपर भाषा को संलग्न कराना, बढ़ावा देना, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि पाठ, देखिए ब्लर है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। कह रहा है पाठ्य वस्तु को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या अर्थ होता है। जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि एक चैप्टर है, जरा इसको सरसरी निगाह से एक बार पढ़ डालो। इसका क्या मतलब है कि आप सरसरी निगाह से पढ़ करके उसका जो सार है, जो सेंटर पॉइंट है, जो उसमें मेन ज्ञान की बात है, वो अर्जन करना चाह रहे हैं, ग्रहण करना चाह रहे हैं, ज्ञान अर्थ का क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है सरसरी निगाह से पढ़ना, कि सुबह सुबह पेपर आता है, कोई चीज छपा रहता है, अच्छा 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 ये धीरे से हमने पढ़ लिया, जल्दी जल्दी करके सरसरी निगाह से हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा ये फला जगह जो वो किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में है, इसमें उससे हमने एक अर्थ ग्रहण कर लिया एक शॉर्ट वे में, ठीक है। तो वही कहने चाह रहे हैं। कह रहे समझने के लिए शीर्षकों को पढ़ना, नहीं, केवल शीर्षक नहीं पढ़ना होता, सरसरी निगाह से सब कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है। कह रहे पाठ्य सामग्री को जोर से बोलकर पढ़ना, ये नहीं होता, वाचिक पर बोला जाता है इसको, बोल के पढ़ने को। कह रहे सृजन प्राप्त करने के लिए पढ़ना, नहीं, अर्थ ग्रहण के लिए पढ़ना, ये डी ऑप्शन सही है। ये थोड़ा ब्लर था, कोई बात नहीं, मैंने सब पढ़ दिया। मैंने बोला ना सरसरी निगाह से आप एक सेंटर पॉइंट ढूंढते हो, एक अर्थ ग्रहण करने के लिए पढ़ते हो कि जल्दी जल्दी देखें इसमें कहना क्या चाह रहा है कभी, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
अभी कितना टाइम बचा है अभी टाइम कोई नहीं। अगला आपसे कह रहे हैं कि भाषा अधिगम में निर्गम परिकल्पना से क्या तात्पर्य है। निर्गम परिकल्पना से तात्पर्य का क्या मतलब है, ऑप्शन से चलते हैं। कह रहे हैं निष्पादन के रूप में शिक्षार्थियों को भाषा के प्रति समझ, नहीं भैया निष्पादन के लिए तो नहीं है। प्रयोगों के लिए भाषाविदों की भाषा समझना, प्रयोग के लिए नहीं है निर्गम। कह रहे बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे सीखते हैं बारे में शिक्षक की समझ, शिक्षक की समझ से क्या मतलब हो गया। शिक्षार्थियों के द्वारा उद्देश्य के लिए भाषा के प्रयोग की योग्यता क्या है, ठीक है ना। तो मुझे तो ये करेक्ट आंसर लग रहा है। फिलहाल इसको होल्ड पे रखना आप लोग भी आंसर देना। मेरे हिसाब से तो ये डी ऑप्शन सही होना चाहिए। निर्गम परिकल्पना का मतलब होता है कि शिक्षार्थी कैसे उद्देश्य से भाषा का प्रयोग, शिक्षार्थियों के द्वारा उद्देश्य के लिए भाषा के प्रयोग की योग्यता क्या है। एक मिनट, निष्पादन के रूप में शिक्षार्थियों की भाषा के प्रति समझ क्या है, इसको होल्ड पे रखना। आप एक बार इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना। वैसे तो मुझे डी लग रहा है, बाकी मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। मुझे एग्जैक्टली इस पे निर्गम का अर्थ नहीं पता चल रहा है, निर्गम परिकल्पना से मतलब क्या है, ठीक है ना, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि एक शिक्षिका समाचार पत्र से एक अनुच्छेद लेकर के शिक्षार्थियों को 2 बार सुनाती है। कोई अनुच्छेद लिया और 2 बार सुना रही शिक्षार्थियों को। उसके पश्चात उन्होंने जो सुना उस आधार पर उस अनुच्छेद को दोबारा लिखने के लिए कहती है, ठीक है। शिक्षार्थियों को उन सुनाए गए अनुच्छेद के निकटस्थ अर्थ को लिखना है, बिल्कुल वही शब्द वाक्य नहीं लिखना है, पूरी तरह से वही नहीं लिखना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और कहूं कि इस चीज को लिख करके ले आओ, तो आप पूरी तरह से वही लिखना है, उसके भाव को लिखना है, ठीक है ना। श्रवण के लिए यह युक्ति क्या कहलाती है, तो इसको बोला जाता है अधोमुखी प्रक्रिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, तो ये बॉटम टू अप होता है। छोटी छोटी चीजों से, जैसे पहले शब्दों से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ, पैराग्राफ से पूरा स्टेंजा, इस तरीके को चलने को बोला जाता है अधोमुखी प्रक्रिया, ठीक है ना। चलिए संरचना प्रक्रिया नहीं है, सूक्ष्म स्तर नहीं है, ये ऊर्ध्वमुखी का मतलब होता है बॉटम टू अप। पहले पूरा सारांश लिख दो, फिर उसके छोटी छोटी बारीकियों को बताना, वो ऊर्ध्व आता है, ठीक है ना। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधोमुखी प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए। मैं थोड़ा पानी पी लूं, आज मेरे सर में ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, लगता है मुझे बीच में क्लास रोकनी पड़ सकती है। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे आंसर बता दूं, ठीक है ना। पता नहीं क्या हो गया मुझे। यहाँ कह रहा है कि वे भाषाई निवेश जो सूचनाओं पर आधारित अधिक बल देते हैं, वो भाषाई निवेश जो सूचनाओं पर अधिक बल देते हैं कौन से हैं, ठीक है। कह रहे हैं पाठ्य वस्तु उन्मुख भाषाई निवेश, शिक्षार्थी भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, शिक्षार्थी द्वारा निवेश किए गए प्रक्रिया, फिर कह रहे हैं व्याकरण के पहलू शब्दों का प्रयोग उच्चारण आदि, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा भाषाई निवेश जो सूचनाओं पर अधिक बल देते हैं। पाठ्यवस्तु उन्मुख भाषाई निवेश, शिक्षार्थी भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, शिक्षार्थी भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, भाषाई निवेश से सूचनाओं पर अधिक बल देते हैं, ठीक है ना। शिक्षार्थी द्वारा निवेश की प्रक्रिया क्या है, व्याकरण के पहलू शब्दों का प्रयोग उच्चारण आदि। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे कह रहा है कि अरविंद सुनते तथा पढ़ते हुए कुछ शब्दों को पहचानता है, वह उन शब्दों को अपने बोलने या लिखने के प्रयोग नहीं कर पाता है, इन शब्दों को किस रूप में जाना जाएगा। देखिए सुनना, बोलना, सुनना और पढ़ना ग्रहण से मतलब है, तो ग्राह्य शब्द हो गए, ठीक है। सिंपल सा आंसर हो गया ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्याकरणिक रूप में प्रति समझ बनाना उन्हें वैसे ही प्रयोग में लागू करने से क्या कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, कह रहे हैं व्याकरणिक रूप में प्रति समझ बनाना, व्याकरणिक रूप में प्रति समझ बना लेना, एक कॉपी बना लेना, उन्हें मतलब प्रति का मतलब कॉपी हो गया, वैसे और उन्हें वैसे ही प्रयोग में लागू करना क्या कहलाता है, तो इसे व्याकरण का कार्यविधिक ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है कि आपने व्याकरण पढ़ा, उसके क्या कार्यविधिक ज्ञान है उसका इस्तेमाल कर लिया आपने प्रतिलिपि बना करके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा, ठीक है ना, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, ठीक है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावकारी लेखन कार्य हो सकता है, तो इनमें से कह रहा है कौन सा प्रभावकारी लेखन कार्य हो सकता है।
कह रहे सभी शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत कार्य, क्योंकि लेखन सदैव व्यक्तिगत होता है। नहीं, ये गलत है। कभी भी सभी की बात करें तो वैसे भी नेगेटिव हो जाता है। अगला कह रहे हैं कि शिक्षार्थी जो पहली बार में सोचते हैं वही अंतिम उत्पाद हो सकता है। ये भी गलत है। अच्छे सेवकों के लेखों की नकल करना, जब और जहां आवश्यक हो उन्हें लिख देना, ये भी गलत हो गया। बल्कि ये सही है, समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि करके फिर व्यक्तिगत रूप से लिखना। ठीक है, ये सही है। ध्यान से एक बार फिर से पढ़ता हूं क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावकारी लेखन कार्य हो सकता है। कौन सा लेखन कार्य होगा, प्रभाव जो डाले, ठीक है ना। कह रहे हैं कि समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक विधि से गतिविधि, समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि करके फिर व्यक्तिगत रूप से उसे लिखना। समूह कार्य करो, सहयोगात्मक गतिविधि करो, उसको फिर अपने भाषा में लिखो, ये ज्यादा प्रभावी होगा। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है लेखन के प्रभावकारी आकलन के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक रूप से क्या ध्यान में रखना जरूरी है। अच्छा, कह रहे लेखन के प्रभावकारी आकलन के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक रूप से ध्यान में रखना जरूरी है। पाठ्य वस्तु, व्याकरण में निपुणता तथा संबंधता, ठीक है, व्याकरण में निपुणता तथा भाषा का प्रवाह, शुद्धता तथा वर्तनी, विषय थीम, चित्रीकरण तथा विषय वस्तु। एक सेकेंड, पाठ्य वस्तु, व्याकरण, निपुणता, ठीक है। देखिए कह रहे हैं लेखन के प्रभावकारी आकलन के लिए अगर आप जो लिख रहे हैं वो काफी इफेक्टिव हो, प्रभावकारी आकलन हो, उसका सर्वाधिक किस बात पे ध्यान देंगे, तो हम यही ध्यान देंगे कि क्या पाठ्यवस्तु है, क्या हम लिखना चाह रहे हैं, और व्याकरणिक तरीके से वो कितना सही है, कर्ता कर्म का ध्यान दिया गया है कि नहीं, तभी तो प्रभावी लेखन कहा जाएगा। तथा संबंध है कि नहीं, पिछले कंटेंट का अगले कंटेंट के साथ कोई संबंध है कि नहीं, इन सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ जो ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है आपसे कि कुमार किसी पठन सामग्री में से किसी शब्द विशेष की पहचान कर लेता है। कुमार है जो पूरी पठन सामग्री में से किसी शब्द विशेष को पहचान लेता है। कह रहा है कि पहचान लेता है या जब कुछ बोला जाए तब भी शब्द विशेष की पहचान कर लेता है, ठीक है, परंतु स्वयं की भाषा में इसका कोई प्रयोग नहीं कर पाता है वो। ठीक है, आप इस शब्द संपदा को क्या कहेंगे। आप बताओ, अगर कोई चीज सीख ली है लेकिन अपनी डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो निष्क्रिय हो गया ना आपके लिए। तो ये जो शब्द संपदा है निष्क्रिय हो जाएगी, सक्रिय तो होगा नहीं, कठिन से मतलब नहीं, नवीन से मतलब नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कार्य लेखन की किस श्रेणी की, अच्छा, निम्नलिखित कार्य लेखन की किस श्रेणी में आएगा। कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक चरित्र है, ठीक है, उस चरित्र में स्वयं को रखकर अपने मनोभावों को डायरी में लिखिए। तो देखिए जब भी कभी किसी नाटक का खुद को पात्र बनने के लिए कह दिया जाए तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे आपसे कह देगा कि एक नाटक हो रहा है, आप मान लो जैसे देवदास का नाटक आप देख रहे हैं, आपसे कहा जाए कि आप खुद सोचो कि आप देवदास हैं, ये मान करके अपनी डायरी में लिखो अपनी भाषा में, तो आप एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कहीं पे भी खुद को कैरेक्टर दिखाने की बात करें तो आप एक्स्ट्रापोलेटिव ले लेना आंसर। अच्छा, देखिए बिक्स के बारे में हमने बता ही दिया था कि आधारभूत अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कौशल क्या होता है, जिसको कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बोला जाता है। ये आपका होता है जो आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल होती है, यह दिन प्रतिदिन तथा यहाँ और तब के उद्देश्य के लिए भाषा है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक लघु कथा का शिक्षण करते हुए उसी से एक छोटे पाठ्यक्रम को सृजन क्या कहलाएगा। आप एक कोई लघु कथा का शिक्षण कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर उसी से कैसे क्या कर रहे हैं, एक छोटे पाठ्यक्रम में सृजित कर रहे हैं। जैसे शार्ट नोट बनाना एक तरीके से, जैसे मैंने ये पढ़ाया, एक कथा का आपने अध्ययन किया, ये एक तरह से मान लो कि मैं कथा कर रहा हूँ, एक मतलब कथन है, ठीक है, आपने इसका अध्ययन किया, फिर उसको आप शॉर्ट वे में सृजन कर रहे हैं कि छोटा छोटा इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, लघु कथा का संक्षिप्तीकरण नहीं, कह रहे हैं कि कथा की घटनाओं तथा विचारों को क्रम में सूचीबद्ध करना, ये सही होगा। यहाँ पे लघु कथा का शिक्षण करते हुए उसी के छोटे पाठ्यक्रम को सृजित कर लेना, ये होता है
क्रमबद्ध सूचीबद्ध करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा और स्पीड में कराऊंगा क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, शायद आँख लाइट जो है ना बहुत तेज से आंखों पे पड़ रही है और मैं आज सोया भी कम हूँ इस वजह से शायद। अच्छा, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि पोर्टफोलियो के आकलन में क्या सम्मिलित होता है। पोर्टफोलियो होता है क्या, एक दस्तावेज होता है जो बच्चे के दिन प्रतिदिन की सारी रवैया को लिखा जाता है। कह रहे हैं अनेक युक्तियों तथा पद्धत कार्यों के माध्यम से आकलन को सुनिश्चित करने के तरीके नहीं, भाषा अधिगम के लिए संरचनात्मक आकलन। अच्छा, विद्यार्थी द्वारा एक समयावधि में भाषा अधिगम के दृष्टांतों के का व्यवस्थित संकलन होता है। ये बिल्कुल सही है, किसी पर्टिकुलर टाइम में कि वो स्कूल में क्या कर रहा था, लंच में क्या कर रहा था, हर एक टाइम के हिसाब से उसका जो है आकलन के लिए ये चीज़ें लिखी जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अच्छा, अगला देखिए क्या कह रहे हैं कि एक अध्यापिका शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण दे करके उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही है। तो बताओ ये क्या करोगे, अगर बच्चे का बिना नाम लिए जो उसकी गलतियां हैं उसको उजागर किए बिना उसको समझा रहे हैं, आप शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो शुद्धिकरण को ही दूसरी भाषा में प्रतिपुष्टि बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। तो भाषा सीखने के लिए कह रहे कहानी कविता पंक्तियां देकर के लिखने से भाषा थोड़ी बढ़ती है। टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, फिर से लिखना आ गया। कह रहे कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश उपयोग करना, इससे भाषा बढ़ सकती है। आप क्लासरूम को प्रिंट करवा दो, कहीं कहीं बढ़िया बढ़िया कोटेशन लिख दो, या ये सारी चीज़ें ये सपोर्ट करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक अभ्यास गलत होता है। कितना रह गया, अगला देखिए क्या कह रहा है कि उस विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं और उन्हें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए व्यवहारों को छांटकर दिखाने की हकीकत क्या है, यह प्रश्न है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में गर्मी गई है, गर्मियों में बहुत सारे विज्ञापन आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पियो, कोका कोला, फलाना ढिमकाना बहुत चल रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि अगर इस चीज़ को इकट्ठा करके चीज़ों को अगर क्लासरूम में बढ़ाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि क्लासरूम के ज्ञान को बाहरी ज्ञान के साथ आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना। कह रहे हैं बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देना, गलत है। बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देना, ये भी गलत है। बाहर की दुनिया को कक्षा से जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आप लोग इस तरीके से आंसर कर लेना। ठीक है। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। भाषा जो शिक्षण दिया जाता है उसका अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है। समस्त हिंदी साहित्यकारों का परिचय कराने के लिए, ये नहीं है, पहले भी समस्त अगर वर्ड आता है तो नेगेटिव लिया जाता है। समस्त अहिंदी साहित्यकारों का परिचय कराओगे क्या, नहीं, इसलिए भाषा सिखा रहे हैं हम आपको, नहीं। व्याकरण के नियम सिखाने व प्रयोग करना, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रवृत्तियों के परिचित कराना, हाँ यहाँ पे डी ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये व्याकरण वाला भी कम सही होगा। चलिए थोड़ा अब मैं और जल्दी जल्दी करा देता हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम भी हो गया। कितना टाइम हो गया, हाँ। कह रहा है हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। कौन से, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, कौन से, जिनकी उत्तर जटिल व दीर्घ हो, यही अच्छे क्वेश्चन होंगे क्या, नहीं। जिनके उत्तर तयशुदा हो, तयशुदा मतलब जो फिक्स्ड आंसर हो, नहीं। जो बच्चों के कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल सही है। जहां पे भी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाला ऑप्शन होगा वो सही माना जाएगा। चलिए अच्छा, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको याद कर लेना। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश है, एक किसी किताब के पाठ का एक छोटा सा अंश है, पढ़ने के दौरान खाली स्थान की विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
तो देखिए लिखने का कोई महत्वपूर्ण योगदान इसमें नहीं, कहीं लिख रहे हो पढ़ रहे हो आप, उच्चारण का नहीं है, अवबोध का नहीं है, अनुतान है। अनुतान का मतलब होता है कि लयबद्ध बढ़ा चढ़ा के जैसी चीजें हो वैसे ही बोलना, ठीक है ना। जैसे पहले उसने बोला कैसा है वह मुरली वाला, और फिर कह रहे हैं मैंने तो नहीं देखा उसे, मैंने तो नहीं देखा, क्या वह अभी भी खिलौने बेचता है। तो देखो शब्द और वाक्य के हिसाब से अपने लय को ऊपर नीचे करने को ही बोला जाता है अनुतान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है, वो देखते हैं। कह रहा है लेखक खान पान में बदलाव को लेकर के चिंतित क्यों है, तो इससे कोई सृजनात्मकता नहीं आएगी। घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए, अगर बच्चों से ये पूछोगे तो इसमें आप वो दिमाग लगाएगा क्या क्या बनाता, कैसे बनाता, क्या है, बहुत सारी चीजें आएंगी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, बी हो जाएगा। सॉरी आगे का क्वेश्चन देखिए, पता नहीं शायद 2-3 घंटे ही सोया, इस वजह से दिक्कत हो रही है। सॉरी, इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, पर मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन करा देता हूं क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, शायद ही अब फिर हिंदी का लेक्चर ले पाऊँ। अभी आप लोगों को देखिए पूरा मैथ एक बार पूरा रिवाइज करवाऊंगा, फुल मैराथन लेके आऊँगा, एक बार पूरी साइंस का फुल रिवीजन करवाऊंगा, आपको सबको समराइज करके मैथ और साइंस का एक साथ एक क्लास लेके आऊँगा, ताकि आपको एग्जाम में कैसे देना है एग्जाम वो चीज़ें भी बता सकूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अगला आपसे कह रहे हैं देखिए कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। मैंने बताया था भाषा सीखना दूसरी चीज है, सीखने का मतलब होता है द्वितीयक भाषा, अर्जन का मतलब होता है जो अपने आप ग्रहण कर ली जाए। जहां हम रहते हैं घर की आम बोलचाल भाषा वो हम सीखते नहीं है, ग्रहण हो जाती है अपने आप, ठीक है ना, अर्जन कर ली जाती है। तो भाषा परिवेश का इफेक्ट होता है, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं, और जो लोग यहां तक वीडियो को देख रखे हैं प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोगों के साथ मेरी ब्लेसिंग्स पूरी है, आप सब बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, ये मेरी ब्लेसिंग्स है आपके साथ, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, आपसे कह रहा है कि दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनने के लिए कहा, इसका मुख्य कारण क्या है। बताइए प्रमुख कारण क्या हो सकता है। आपसे मैं कह दूं कि आप जाओ जैसा मैं पढ़ाया हूं इसी तरीके का कंटेंट ढूंढ करके तैयार करो, तो इसका मतलब मैं क्या जानना चाह रहा हूं, कह रहा है बच्चों को मनोरंजन का निर्वहन करना है, नहीं, कह रहा है 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता ढूंढने की बात कर रहा है, वो सुनने के लिए कहा, खोज कर लाओ और उन्हें सुनने के लिए कहा है। तो आप उससे कौन सा मनोरंजन होगा, कविता पढ़ने में मनोरंजन होता है, ना कि उसको ढूंढ करके काम दिया जाता है। तो ठीक है, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, हाँ ये सही है। तो इससे पता चलेगा कि बच्चे कितना समझ पाए कि सेम टाइप का कौन सा कविता है, उसको कितनी उनकी अंतर क्षमता हो चुकी है कविता पढ़ करके, तभी तो वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ बोध स्तर का आकलन किया जा रहा है, बच्चों के समान भाव नहीं, बच्चों की श्रवण की कोई बात नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। अगर आप लोग लगातार एक ही बार में ये क्लास देखें तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं पूरा लगातार पढ़ाया हूं, तो आप लोग लगातार पढ़े भी है, ठीक है ना। अच्छा आप लोगों से एक बात करनी थी, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्या आप चाहते हैं कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं आप लोगों से लाइव वार्ता करूं, लाइव आप करके आप लोगों को बताऊं कि कैसे एग्जाम फियर से दूर कर सकते हैं, या आपके कौन से सब्जेक्ट कमजोर रहेंगे उनके कैसे निदान करोगे, या एग्जाम में और किन चीज़ों का ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट के बातें लेकर के। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके जो क्वेश्चन हो उसको मैं जवाब दूं लाइव आकर के, तो कमेंट कीजिएगा कि यस सर लाइव आइए एक दिन, तो मैं आप लोगों को लाइव आकर के करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ी आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। अगला आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के खाली स्थान का सबसे समृद्ध संसाधन बनाती है, तो यह व्यक्तित्व का, ठीक है ना। तो एनसीएफ ने यहां जो दे रखा है ये व्यक्तित्व होगा इसका आंसर। अगला देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। अरे ये तो अलग ही हो गया। कह रहा है सली, देखिए पहले सी 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 तीनों ही शुरू है ना, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा से शुरू है तो ये तो लास्ट में जाएगा। इन तीनों में तुलना होगी, तीनों में समान है,
उसके बाद ला है और रा है, मा है। तो पहले बताओ मा आता है या रा आता है कि ला आता है? य र ला व प, देखिए प फ ब भ म, मा पहले आया, फिर य र ला वा आते हैं। तो सबसे पहले आपका सी आएगा, ठीक है ना। तो ये पता नहीं कहां से ये क्वेश्चन आ गया, पर पूछ सकता है आपको, आपके ही सिलेबस का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा, अगला कह रहे हैं कि कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 में कविता शिक्षण किस लिए कराया जाता है? क्या भिन्न भिन्न समास पढ़ाने के लिए? नहीं। भिन्न भिन्न छंद के लिए? नहीं। भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग करने के लिए? नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न भाव भूमि के लिए, ठीक है ना। जैसी कविता उसी तरीके के भाव होते हैं, ठीक है ना। जो न होत जग जन्म भरत को, धरनी धरत दुर्धर्म धरत को, इस तरीके से जैसा कविता होती है उसी तरीके से भाव उत्पन्न किए जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्लास 6 में है। कविता पढ़ने का मतलब ही होता है कि आनंद लेना, भावों को समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ समास समास पढ़ाने के लिए नहीं उद्देश्य होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अच्छा, अगला कह रहे हैं भाषा स्वयं में एक खाली स्थान व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। इसका नियम हो जाएगा, नियमबद्ध आंसर हो जाएगा। तार्किक तो मैथ होती है। अगला क्या कह रहे हैं, नाटक और एकाकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात क्या है? मौन पठन। नाटक कभी मौन होके नहीं पढ़ा जाता, गलत है, ठीक है ना। उच्चारणात्मक उच्चारण क्या करोगे उसमें? नहीं है। संवाद होता है, संवाद अदायगी होता है। जैसे कि अगर कोई नाटक पढ़े, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, एक राजा बन के कहेगा कि पूरे प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दो, इस तरह के संवाद होते हैं। फिर एक जवाब देगा कि महाराज, राज्य में तो बहुत अकाल पड़ा हुआ है, हम क्या करें। तो नाटक और एकाकी वगैरह पढ़ते टाइम में ना हमें संवाद की अदायगी करना होता है, ठीक है ना। तो यही करें, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? संवाद जो है उनको अदा करना, अदायगी करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बताता है, ठीक है ना। नाटकी के लिए शास्त्रीय तथ्य नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन। साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? कह रहे हैं कि परी कथा। देखिए परी वगैरह की कहानियां छोटे बच्चों को सिखाई जाती है, 8वीं के बच्चे थोड़े मेच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। राजा रानी की कहानियां बचपन में होती है। पशु पक्षियां भी, डोरेमोन वगैरह चीजें दिखाओगे आप बचपन में। 8वीं स्तर पे अगर बच्चा पहुंच गया तो आप रहस्यमय रोमांचक चीजें अगर साहित्य में डालोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर जो लोग यहां तक वीडियो में बने हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप लोग बहुत अच्छा कमेंट भी करते हैं और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए पूरा जी जान से लगा हूं, चाहे मेरी तबीयत खराब हो चाहे जैसा हो, पर आप लोगों की क्लासेस आती रहेंगी टिल द एग्जाम तक। मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। इवन एग्जाम के बाद भी आप सब सीटेट पास करके आएंगे। मैं आप लोगों के लिए जो भी जरूरी क्लासेस लगेंगी, आपकी बीपीएससी का हो गया या आपका अदर जो क्लास कोर्सेज आएंगे, उन सब के बारे में भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या है? ठीक है ना, हिंदी भाषा के आकलन करना चाह रहा है तो बातचीत से नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव है, तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रश्न निर्माण नहीं है, अवलोकन, यहाँ पे श्रुत लेख जो है यह लेखन से है। यहाँ भाषा का मतलब हो गया वर्बल की बात है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो श्रुत लेख था। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा इस वीडियो से, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को कमेंट में जरूर पढ़ता हूं, और आप लोग अपना रिक्वायरमेंट बता देना कि आपको क्या सीखना है। मैं पूरी कोशिश करता हूं। ये देखिए आपकी डिमांड पे ही हिंदी लेके आया हूं, अदरवाइज मैं मैथ, साइंस और सीडीपी ही पढ़ा रहा था फिलहाल, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि हिंदी कैसे लगी मेरी। आई होप पहली बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बाकी दूसरे बच्चों को तो पढ़ाया है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।